दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही। आज विधानसभा के मानसून सत्र से नया शिक्षा आयोग का जो विधेयक है वो पारित हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं और इन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर रखा था विधेयक का, और इस पर जो है और इस आयोग के विधेयक के पक्ष और विपक्ष में जो माननीय सदस्य लोग हैं यहाँ पर अच्छे तर्क रखें। इस आयोग को क्या बनना जरूरी है या नहीं जरूरी है, इन सभी बातों पर तर्क रखे गए। तो आप भी ये पूरा वीडियो क्लिप सुनिए, बहुत ही आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। और जो लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि विधेयक पारित हुआ या नहीं, तो आपको बता दें विधेयक पारित हो गए। आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बाकी नॉलेज के लिए आप पूरा वीडियो देखो। देखिए, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, अब तक उत्तर प्रदेश की जितने भी विभाग थे उनकी चयन प्रक्रिया अलग अलग थी। अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग आयोग उनके अध्यापकों का या अनुदेशकों का चयन करते थे और उससे शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होती थी और गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी, क्योंकि समय पर चयन न होना, उसमें पारदर्शिता न होना, उसमें निरंतरता का अभाव, उसमें त्वरितता का अभाव, ये सब ऐसे विसंगतियां थीं जिससे समय पर शिक्षकों का या निर्देशकों का चयन नहीं हो पाता था और शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होती थी और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती थी। पिछले किसी सरकार ने इस पर नहीं देखा। विसंगति चल रही है, इस पर भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो रहा था। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने जो शिक्षा के प्रति एक खास लगाव रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई ये मानव जीवन के लिए कितनी आवश्यक है और शिक्षा मानव जीवन की नींव है। इसलिए इसको सुधारना, तो एक शिक्षा आयोग बने जिसके अंतर्गत सभी चयन हो, सभी बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा हो, इन सब का एक आयोग बन जाए और उस आयोग में के माध्यम से उनके शिक्षकों का, अनुदेशकों का चयन हो, तो जिससे कि सुधार आएगा। इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर, माननीय योगी जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर जो नया सेवा आयोग दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023, इस पर इस गठन का अध्यादेश प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित अथवा प्रबंधकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों
अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूलों तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन या उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक फोरमैन सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। एतद द्वारा अधिनियम प्रस्तावित है। अध्यक्ष जी, इसका केंद्र प्रयागराज होगा और इसकी संरचना में हर विभाग का एक एक प्रतिनिधि होगा, आयोग का एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे जो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होगा वो बहुत ही कुशल शिक्षाविद या प्रशासनिक अधिकारी जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद हो या उसके समकक्ष कोई पद उसने धारण किया हो अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। इस क्वालिफिकेशन के अध्यक्ष चुना जाएगा। जो सदस्य होंगे उसमें एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य रहा हो या हो जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या अन्य कोई समकक्ष पद धारित किया हो। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपर निदेशक व्यवसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हो। इसमें एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसकी प्रतियां तो सबके पास होंगी मंत्री जी। एक ऐसा व्यक्ति इसका सदस्य होगा नहीं है जो संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसका सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश के स्तर का हो या रहा हो और जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की हो। इसके कारण और उद्देश्य आप बता चुके हो। 6 सदस्य शिक्षाविद होंगे। नहीं, ये प्रतियां सबके पास हैं जो आप पढ़ रहे हो। ये प्रतियां सबके पास हैं जो आप पढ़ रहे हो। कारण और उद्देश्य के ऊपर सिर्फ आप इसके कारण और उद्देश्य के बारे में। इसमें जहां एक और कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे वहीं एक उत्कृष्ट कोटि के शिक्षाविद भी होंगे। ये सब मिलकर जो आयोग बनेगा वो अध्यापकों का या निर्देशकों का चयन करेगा। इस एक छत के नीचे सभी शिक्षा के विभागों के शिक्षकों का या निर्देशकों का चयन होगा तो वो सब विसंगतियां दूर होंगी जो पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं, जिससे शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, शिक्षा की कार्यशैली प्रभावित हो रही है और छात्रों के लिए शिक्षा का अभाव या शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसलिए इस विधेयक का आना जनता के हित में, छात्रों के हित में, शिक्षा के हित में है। मैं इसको प्रस्तुत करता हूं जिससे कि इसको सदन का अनुमोदन प्राप्त हो सके। माननीय लालजी वर्मा जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को
इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिए जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसके महत्व को उजागर करते हुए जो कारण बताया कि हमारे तमाम पद रिक्त हैं, चयन समय से नहीं हो पा रहे हैं। मान्यवर अनेक उच्च शिक्षा आयोग बना हुआ है, चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बना है, और उसके बाद भी जो अलग अलग चयन आयोग बने रहने के बाद भी आज भी अनेक महाविद्यालयों में, अनेक इंटर माध्यमिक विद्यालयों में और बेसिक शिक्षा का मान्यवर जो अनुदानित विद्यालय हैं, उसमें आयोग द्वारा इम्तहान लेने के बाद रिजल्ट भी निकाल दिया गया। 4200 लोगों का रिजल्ट निकाला, 1800 की नियुक्ति होनी है। रिजल्ट निकालने के बाद भी उनकी नियुक्ति देने का काम भी नहीं हो रहा है, और जब अलग अलग रहकर हम उस पदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अनेक ही महाविद्यालयों में, अनेक माध्यमिक विद्यालयों में आज कहीं अगर 16 पद है तो 60% पद रिक्त है। इससे 50 से 60% पद रिक्त है जब अलग अलग आयोग, अलग अलग काम है। अब सबका मिलाकर एक आयोग बना देंगे और सबका चयन उसी से कराएंगे तो मान्यवर इसमें और विलंब होगा। हमें लोक सेवा आयोग बनाया है। मान्यवर आज जब हम प्रश्न करते हैं कि महाविद्यालयों में, चिकित्सा महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, तो आयोग को हमने भेज दिया, आयोग चयन नहीं कर पा। 2-2, 3-3 साल आयोग को लग जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पर आयोग चयनित करता है। उसी तरह से जब एक शिक्षा चयन आयोग बन जाएगा, भी अलग अलग है, आप उनकी पारदर्शिता, उनमें भी योग्यता वही है जो योग्यता आप करने जा रहे हैं, फिर उनसे आप क्यों शंका करते हैं कि अलग अलग कर रखे वो अच्छा चयन नहीं कर पाएंगे? अलग अलग रह के और अच्छा चयन होगा मान्यवर, और जल्दी चयन होगा। लेकिन लटकाए रहने के लिए, जैसे अभी 4200 का चयन हो चुका शिक्षकों का मान्यवर, जो जूनियर या प्राइमरी के अनुदानित विद्यालय हैं उनके लिए शिक्षकों का चयन हुआ, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकाल लिया, 2 साल हो गया, उनकी नियुक्ति देने का काम नहीं किया जा रहा। उसी तरह से जब मन अच्छा नहीं होगा, जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो 1 बना दीजिए, 10 बना दीजिए, न बनाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 3 आयोग हैं, अलग अलग ढंग से, अलग अलग विशेषता के लोग उसमें हैं, वो अपने ढंग से, जैसे माध्यमिक शिक्षक है तो माध्यमिक शिक्षक से संबंधित लोग हैं जो उसके बारे में अच्छे लोगों को चयन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा आयोग है वो उसके लिए चयन अच्छा कर सकता है, बेसिक आयोग है वो उसके लिए चयन कर सकता है। इसी तरह से मान्यवर हम अल्पसंख्यक संस्थाओं को, उनको हम अधिकार दिए हैं कि वो अपने से चयनित करें। आज इसी के माध्यम से लाकर उनकी जो अलग स्थिति है, जो उनको हम अवसर दिए हुए हैं, अल्पसंख्यक का दर्जा देकर जो उनको अवसर दिए हैं, उनका भी कार्य बाधित करने की नीयत से ये एक चयन आयोग बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मान्यवर मैं ये चाहूंगा कि इसको निश्चित रूप से विचार करके, सभी लोगों के कायदे ढंग से विचार करके और एक विचारवान ढंग से एक अच्छा विधेयक लाया जाए, जिसमें समय भी न लगे, उसमें समय सीमा भी न लगे चयन करने में। मान्यवर आज महाविद्यालय चाहे हो और अनुदानित महाविद्यालय, सरकारी के लिए तो है नहीं, मैं सरकारी के लिए तो लोक सेवा आयोग है मान्यवर, उसके चयन होता है। तो ये अनुदानित कॉलेजों के लिए है, चाहे वो महाविद्यालय हो, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो और चाहे वो बेसिक विद्यालय हो, और अब उसमें ये मदरसों को भी लाने का काम कर रहे हैं। तो मान्यवर अगर एक आयोग होगा तो इसमें और अधिक विलंब होगा। 50% से ज्यादा पद खाली हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब ये उत्तर दें तो ये बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में कितना पद खाली है। अगर माध्यमिक चयन आयोग है, एक है, केवल उसी लिए है, उसके बाद भी खाली रिक्त पड़े हुए हैं।
बेसिक शिक्षा के लिए अलग आयोग है, उसके बाद भी वो खाली पड़े हुए हैं, फिर एक बना देंगे तो कैसे भर जाएगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता है ही नहीं, पहले से ही चयन आयोग है, फिर भी अगर आप ऐसा उचित समझते हैं तो उसके पर ढंग से विचार हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक समिति, परवर समिति को ये भेज दें और उसमें मान्यवर सत्ता विपक्ष सभी के सदस्य रहेंगे, और विशेषकर जो आप अल्पसंख्यक विद्यालयों को जो स्वायत्तता उनको मिली है उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर ये उनके जो सांस्कृतिक विकास है उस पर एक चोट पहुंचाने का काम हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको परवर समिति को सुपुर्द किया जाए। श्री गुलाम मोहम्मद और लोग बोलेंगे, फहीम मान्यवर, गुलाम मोहम्मद, कई लोग हैं। श्री गुलाम मोहम्मद। आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। माननीय खन्ना जी यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं गालिब के एक शेर से इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। हमसे फरियाद करना तो आता है, आप ही नहीं सुनते क्या कीजिए, आप ही नहीं सुनते तो क्या कीजिए। और इसी के साथ साथ एक अल्लामा का भी शेर है, गो के अंदाज बयां मेरा बहुत खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मोहतरम, बात वहां से शुरू होती है जब इस देश के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, जब एक संविधान सभा बनती है और उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। क्योंकि यह माइनॉरिटी में, और जब मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं तो उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। सरदार पटेल साहब जो इस देश के गृह मंत्री रहे, इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जिनका अपना एक मुकाम है, उनको उस समिति का चेयरमैन बनाया गया जिसमें मुसलमानों के या माइनॉरिटी के राइट्स की बात की गई थी। और उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के सुपरविजन में सारी कमेटियां बनाई गई, सारे अधिकार दिए गए। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को यह सुविधा दी गई, उन्हीं की देखरेख में दी गई कि माइनॉरिटी के लोग या अल्पसंख्यक लोग अपने शैक्षिक इदारे, अपनी शैक्षिक संस्थाएं बना सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं। उनको इस बात की स्वतंत्रता होगी, वो आजाद होंगे इस बात के लिए कि वो अपने इदारे खड़े करें और उसमें अपने तरह से उनको संचालित करें। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा अफसोस की बात है, उन्हीं इदारों में हमारी वो गंगा जमनी तहजीब पलती है, वो फलती फूलती है वहां, लेकिन न जाने क्यों जो लोग उस वक्त में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे अग्रज थे, उन्होंने जो हमें सुविधाएं दी, उन्होंने जो जरूरी समझा कि इनके इदारे, इनकी तहजीब, इनकी कल्चर और इनकी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की मिली जुली जो संस्कृति है, जो तहजीब है, वो इन इदारों में पलेगी, बढ़ेगी, तो ये गुलदस्ता अनेकता में एकता वाला यहां महकेगा। लेकिन न जाने क्यों इस तरफ नजर आ गई है। वो इदारे जिनमें छूट थी उनके प्रबंधकों को, उनकी मैनेजमेंट कमेटी को कि वो अपने पसंद के लोग, अच्छे लोग सेलेक्ट करके और वहां शिक्षण कार्य कराएं, लेकिन नजर लग गई है, शायद बात मानेंगे भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि बहुमत है और बहुमत का नाजायज इस्तेमाल होता है। चाहे दूसरा कितना भी सताया जाए, हमें सताया जा रहा है। अल्पसंख्यक शब्द बार बार माननीय मंत्री जी दोहराए हैं कि वो अल्पसंख्यक इदारे
वो अल्पसंख्यक संस्थाएं जो अनुदानित है उन सबको इस आयोग के तहत लाया जा रहा है। मैंने पढ़ा है, ये जो बिल आप लाए, जो विधेयक आप लाए, मैंने पढ़ा है। इसमें सिर्फ जो इसका खंड 10 है, उसका उपखंड जो 3 है, उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि इसमें कुछ विशेषज्ञ होंगे, जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके भाषा के हिसाब से विशेषज्ञ रखा जाएगा, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको धर्म के हिसाब से कोई विशेषज्ञ रखा जाएगा। भाई जब उनको अधिकार ही कुछ नहीं है, उन विशेषज्ञों को, उनके हाथ में कोई मेरिट मार्क्स नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, वो आप कुछ कर नहीं सकते, आप मैनेजमेंट का हिस्सा खुद आप डिसाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या रह जाता है? तो मैं तो चाहता हूं कि इससे हमारी संस्कृति बर्बाद होगी, इससे हमारे एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है वो बर्बाद होगा। लेकिन अगर हमारी बर्बादी में आपकी खुशी है तो इसको हम क्या कहें, इसको हम क्या कहें? मेरी दरख्वास्त है कि हमारे अल्पसंख्यक इदारों को कम से कम इससे अलग रखा जाए। और यही नहीं, जब हमारा चयन बोर्ड बना था 1982 में, तब भी हमारे इन इदारों को उससे एग्जेम्प्ट किया गया था। वो चयन बोर्ड भी हम पर लागू नहीं था। उसके बाद में 11 मान्य न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों का टीएमए पाई एक केस था, उसमें बाकायदा डिसीजन आया हुआ है, जजमेंट आया हुआ है, उसके बावजूद भी आप जिद पर आमादा हैं। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को इससे अलग कर दीजिए, उनको उतनी आजादी दे दीजिए, वो भी उन राष्ट्रवादी मुसलमानों की औलादें हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारे करने वाले जिन्ना और उनके साथियों का विरोध किया था और इस भारतवर्ष की मिट्टी से खुशबू यहां रहने का, अपने बड़े भाइयों के साथ रहने का वादा किया था, इरादा बनाया था। आज उन्हें समझ सकता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहता हूं, आपको संरक्षण चाहता हूं कि इसको एक पटवर समिति के हाथ सौंपा जाए, वो अपनी रिपोर्ट दे, इसमें सभी पार्टियों के सदस्य हों। और मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमारे अल्पसंख्यक इदारों को इससे अलग रखें, इससे बरी रखें। और हमारे माननीय मंत्री जी आप कुछ कहेंगे? मंत्री जी आप कुछ कहेंगे? मंत्री जी कुछ कहेंगे? आप कहिए। माननीय मंत्री जी आप कहिए, नहीं तो मैं वोट कराऊं। ये फहीम अब सब माननीय माता प्रसाद जी, माननीय माता प्रसाद जी, मैं माननीय पांडे जी कुछ माननीय माता प्रसाद जी। देखिए, और तो सब ठीक है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मंत्री जी भी जल्दी में हैं। इसका क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 30 है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑल माइनॉरिटीज whether race or religion or language shall have the right to establish and administer educational institution of their rights। यानी अल्पसंख्यक वर्गों का धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करते हैं। जब संविधान ये कहता है और आप एक कॉरपोरेशन बना रहे हैं, निगम बना रहे हैं, कोई वैसी संस्था नहीं बना। आयोग जो है, आपने जो लिखा है कि ये निगम होगा, जो आपने जो आयोग है आपका वो निगम है, इसमें लिखा हुआ निगम होगा। तो जब निगम है तो ये जो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ अल्पसंख्यकों के लिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो इसका निदान क्या होगा? ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं जाएंगे तो कुछ तो परिणाम मिलेगा, आपका आयोग बन कहाँ पाएगा? इसलिए इस पर विचार कर लीजिए, यही मेरा काम है, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। माननीय मंत्री जी
नहीं नहीं, नाम बहुत लोगों का है। नहीं तो कोई बात माननीय नहीं। अध्यक्ष जी, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति को सौंपने के लिए कई तर्क सामने आए, लेकिन तर्क देते समय मैं थोड़े अलग अलग विषय पर जिन्होंने बातें रखी है रखूंगा। वर्मा जी स्वयं उस विसंगति का जिक्र कर रहे थे जिसकी चिंता हम सबको थी और उस चिंता की वजह से एक रूपता लाई गई, क्योंकि इंग्लिश का एक प्रॉवर्ब है, सो मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जरूरत से ज्यादा रसोइये शोरबे का मजा किरकिरा कर देते हैं। तरह तरह के आयोग थे। अब मैंने आपको सुना था गुलाम जी, मैंने आपको सुना था, मुझे आप सुनो तो अलग अलग आयोग थे, अलग अलग धपली बस्ती थी, अलग अलग राह होता था। अब एक छत के नीचे फैसला होगा पूरी शिक्षा व्यवस्था का, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में जो दुरूहता है, विसंगतियां है, वो दूर होंगी। यह एक विषय इसका। दूसरा, इसमें प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ, हर बेसिक शिक्षा के भी, माध्यमिक शिक्षा के भी, उच्च शिक्षा के भी, व्यवसायिक शिक्षा के भी, जब हर शिक्षा का विशेषज्ञ इस बोर्ड का सदस्य है तो वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी जो अलग अलग होने से हो रही थी, या ये चिंता व्यक्त हो रही है कि एक होने से वो परेशानियां पैदा होंगी। तीसरा, जहां तक प्रवर समिति को सौंपने का सवाल है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, बेसिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, व्यवसायिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अभिमत आ चुका है, श्रम विभाग का अभिमत आ चुका है, न्याय विभाग का अभिमत आ चुका है, वित्त विभाग का अभिमत आ चुका है, कार्मिक विभाग का अभिमत आ चुका है। इसलिए इन सबके अभिमत के बाद यह एक्सट्रैक्ट बनाया गया है, बड़े मंथन के बाद ये अमृत निकला है जिसका वितरण समाज में होना चाहिए। मित्रों, और मैं कहना चाहूंगा, जो अभी गुलाम मोहम्मद साहब ने कुछ बातें रखी, उन्होंने कहा नजर लग गई। मैं कहता हूं कि बहुत सालों बाद नजर उतर गई, क्योंकि इस देश की अब तक की जो व्यवस्थाएं थी उन्होंने ही नजर लगाई थी इस एकता को। हम उसके हामी हैं कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, हम इसके समर्थक हैं, हमारे दिल से निकलती है आवाज। लेकिन जिन्होंने हिंदी लादी नहीं जाएगी शिक्षा व्यवस्था में स्लोगन दिया, यानी दक्षिण को उत्तर भारत से अलग किया है इस शब्द में, इस सेंटेंस में। इसी तरह अल्पसंख्यक को अलग कर दो, क्यों अलग कर रहे हैं? हमने तो इस आयोग में भी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों, धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वालों को अनिवार्य रूप से चयन प्रक्रिया के विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने का प्रावधान दिया है। इसलिए ये कहना गलत है कि ये किसी अल्पसंख्यकों के विरोध में हम नहीं है। वो जो बात करें दो भागों में बातें, हम वो है जो एक साथ एक छत के नीचे बैठाओ तब एकता स्थापित होगी, अलग अलग करोगे एकता टूटेगी। यही वो मूल है, जड़ जिससे एकता बनी हुई है और टूट रही है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय स्थापित, अभी माननीय पांडे जी बहुत वरिष्ठ है, बहुत समझदार है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, उनके चरणों में रखे हमने समझा है कुछ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है कि उच्चतम न्यायालय ने भी एक फैसला दिया है इसी विषय पर, चयन की प्रक्रिया पर, और उसने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। ये फैसला उच्चतम न्यायालय का फुल बेंच का है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो अधिनियम ला रहे हैं ये शिक्षा के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, छात्रों के हितों के लिए है। इसको यहां पर पारित करना जरूरी होना चाहिए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक 2023
को 1 प्रवर्ष समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के भीतर प्रस्तुत करें। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में कृपया नहीं कहें। क्योंकि नहीं की संख्या अधिक है इसलिए यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड से विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 से प्रस्ताव और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है अतः खंड 2 से खंड 31 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 30। प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। क्योंकि हाँ की संख्या अधिक है अतः यह विधेयक पारित हुआ। प्रश्न संख्या 30।